हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मनीष अग्रवाल। पिछले 22 साल से प्रैक्टिस में। मेरे साथ हैं आज शहर के मशहूर स्पाइन सर्जन डॉक्टर हर्षित गोयनका। हेलो सर। नमस्ते सर, इससे पहले कि मैं कुछ क्वेश्चंस करूं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहां से हैं और रायपुर में कब से हैं। सर, मेरा बर्थ तो अकोला में हुआ था जो महाराष्ट्र में है जी। और उसके बाद मैं 10th तक के मैं महाराष्ट्र में ही माउंट कार्मल स्कूल से पढ़ा हूँ और 10th के बाद 11th-12th के लिए मैं लातूर गया था। लातूर से फिर लकीली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के कारण सायन हॉस्पिटल बॉम्बे शिफ्ट हुए। वहाँ से ऑर्थोपेडिक्स में गए, ऑर्थोपेडिक्स से स्पाइन सर्जरी में गए, उसके लिए मैं चेन्नई गया, फिर बीच में कोरिया भी गया और फिर चेन्नई से डायरेक्ट मैं रायपुर आया। रायपुर मुझे भी नहीं पता मैं कैसे आया। महाराष्ट्र से हूँ, रायपुर से 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस है, पर आ गया। अरे वाह सर, ये तो फिर रायपुर वालों की खुशनसीबी कि आप यहाँ आ गए। शायद मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ, बिकॉज रायपुर बहुत अच्छी सिटी है और मैं अपनी पढ़ाई के दौरान लगभग 7 सिटीज़ ट्रैवल किया हूँ। उसमें सबसे अच्छी सिटी मुझे रायपुर लगती है। वेरी गुड सर। सर, आपको यहाँ रायपुर में आने के बाद जो आप काम कर रहे हैं, जो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, तो एक जनरल भी आपको लोगों से समझ में आया होगा कि यहाँ के लोग किस तरह के हैं और आपको वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ओवरऑल अगर हम महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो महाराष्ट्र के कंपैरिजन में यहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट है। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड दे हैव अ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स डॉक्टर्स। अगर हम लोग पूरे इंडिया में देखें तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डॉक्टर्स के लिए बची नहीं है, खासकर कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट रायपुर इज़ एंड ओवरऑल छत्तीसगढ़ इज़ प्रिफरेबली बेटर फॉर डॉक्टर्स। तो डॉक्टर साहब, मैं कुछ आपकी प्रिलिमिनरीज के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे आप स्पाइन सर्जरी में स्पेशलिस्ट हैं। हाँ जी। लेकिन मैं मतलब बीइंग अ सीए, बीइंग अ नॉन मेडिको प्रोफेशन से मैं आता हूँ, तो मेरे लिए ये एक थोड़ा सा अजीब सी चीज़ें हैं या अननोन चीज़ें हैं कि आप पहले एमबीबीएस किए होंगे, उसके बाद एमबीबीएस में कोई एक स्पेशलाइजेशन में आप स्पाइन में गए होंगे। तो आपने एमबीबीएस किस में किया? मतलब जनरल एमबीबीएस होता है या कुछ इसमें? ये बेसिकली आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैं मारवाड़ी हूँ, उस प्रकार एक एमबीबीएस हुआ जी। उसके बाद में मैं अग्रवाल हूँ, वो ऑर्थोपेडिक्स हुआ। अच्छा। और फिर मैं स्पाइन सर्जन हुआ, वो मैं गोयल हूँ। तो अच्छा। इस प्रकार से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली एमबीबीएस ये मेडिकल स्कूलिंग होता है जिसमें आपको लगभग 17 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जी। उसमें से एक सब्जेक्ट होता है जनरल सर्जरी, उसका सब पार्ट होता है ऑर्थोपेडिक्स। तो हमने एमबीबीएस के बाद में ऑर्थोपेडिक का एक 3 साल का कोर्स होता है, वो किए। उसके बाद में हम लोगों के ऑर्थोपेडिक्स में सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, उसमें सब स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, स्पाइन हो गया, हैंड सर्जरी हो गया। मैंने स्पाइन चूज किया। और वो आपने क्यों चूज किया? स्पाइन सबसे डेंजरस। मैं जब पहली बार मुझे स्पाइन इंजरी हुई थी तो मेरी नज़र में स्पाइन का ट्रीटमेंट एक बहुत डेंजरस है कि थोड़ा भी इधर उधर कट हुआ और आदमी बिस्तर में पूरी जिंदगी के लिए। सर, ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ, डेफिनेटली हमारे जो पूर्व सीएम रहे हैं अजीत जोगी जी, उनके गर्दन में चोट लगी थी, उसके बाद में वो पैरालाइज हुए हैं, पर वो बहुत कम मात्रा में होता है। नॉर्मली जो एज रिलेटेड स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे जिसमें पेशेंट बैक पेन, नेक पेन, साइटिका ये कंप्लेन करती है। अब मेरा आपका जो एक क्वेश्चन है कि मैंने ऑर्थोपेडिक के बाद स्पाइन सर्जरी क्यों चूज़ किया, सर इसके पीछे एक कहानी है। जब मैं ऑर्थोपेडिक की पढ़ाई कर रहा था, हमारा 17 लोगों का एक ग्रुप था, जिससे भी पूछते कि आप सब स्पेशलाइजेशन क्या ले रहे हो, तो सब लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोप्लास्टी यानी आर्थ्रोस्कोपी बोलते थे, जहाँ लिगामेंट इंजरी होती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग थोड़ा सा इतने कंपटीशन में ज़िंदगी निकालने से अच्छा ऐसी चीज़ करें जो बाकी के मेरे दोस्त लोग ना कर रहे हो, इसलिए मैंने स्पाइन सर्जरी चूज़ की। तो स्पाइन सर्जरी चूज़ करने में आपको लगा कि आपका मतलब आप करियर वाइज कुछ कर पाएंगे या लोगों की कुछ मदद कर पाएंगे? सर, अगर आप विदेशों में अगर डेवलप कंट्रीज लाइक अमेरिका की बात करें तो ओपीडी में जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स मिलते हैं वो कमर दर्द और गर्दन दर्द के मिलते हैं आफ्टर कफ एंड कोल्ड। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में हम कंपेयर करेंगे तो लगभग 70% लोग कमर से पीड़ित होते हैं कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में। और जब से कोरोना गया है, कोरोना में जितने लोग नहीं मरे हैं उससे ज़्यादा लोग अभी मेंटली परेशान हो रहे हैं मोबाइल को लेके। और ये देखा गया है कि एक एवरेज इंडियन 4 से 5 घंटा मोबाइल यूज़ कर रहा है, जिससे गर्दन की जो दर्द की जो इंसिडेंस है वो लगभग 18% बढ़ गया है।
ये तो बड़ा डेंजरस फिगर है डॉक्टर साहब। सर, इट हैज़ बिकम अ बिग अलर्ट फॉर एवरीवन इन इंडिया नाउ। गूगल हिमसेल्फ सेज दैट around 4 hours is an average time period for every Indian to use a mobile. मैं कभी कभार अपना खुद का स्क्रीन टाइम देखता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा मोबाइल लगभग 4.5-5 घंटा चलता है। सो आप खुद सोचिए, सर्जरी के दौरान मेरी गर्दन में स्ट्रेस रहता है, उसके बाद से मोबाइल, तो मेरा गर्दन वाकई में बहुत प्रेशर में है। ओके, अब डॉक्टर साहब जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे प्रोफेशन में और भी लोग हैं, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें आप समझिए कि 10 से 12 घंटे हमको हिलने की जगह नहीं है, हिलने का समय नहीं है। इवन हमको फ़ोन में रिमाइंडर्स लगाना पड़ता है कि भाई 10 मिनट या 15 मिनट में खड़े हो जाओ, जो कि आपने भी रिकमेंड किया। हाँ जी। कि भाई नहीं तो स्पाइन में तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, पैरों में तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, घुटनों में हो जाएगा, पूरी लोअर बॉडी में तकलीफ़ें बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपके रिकमेंडेशन से इसको तो मैंने चलो मोबाइल में एक लगा लिया अलार्म सिस्टम, लेकिन पिछले 22 साल से जो मैं तकलीफ़ में था, मैं आपसे मिला करीब 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, और आपने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद जो पोस्ट ट्रीटमेंट जो आपने एक्सरसाइजेज और बाकी चीज़ें रिकमेंड की, उसका बेनिफिट मेरी लाइफ में तो है, लेकिन मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, जो लगातार बैठ नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। और पिछले 5 साल में मैं अपने अगर खुद को देखता हूँ तो मेरा पेन परसेंटेज काफ़ी कम है, या क्रॉनिक जो मतलब जो इसको अटैक का वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ कि जो पेन अटैक्स आते थे वो काफ़ी कम है। मनीष जी, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने कभी स्मोकिंग वर्ड सुना है? हाँ। क्या अगर मैं इस प्रकार बोलूं कि सीटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, जितना स्मोकिंग से अपने शरीर पे नुकसान होता है, उससे ज़्यादा नुकसान हम लोग जब बैठते हैं तब अपने शरीर में होता है। मेन तकलीफ कमर में जो दर्द होता है उसका बहुत बड़ा योगदान ज़्यादा लंबा बैठने के कारण होता है। और ये सिर्फ कमर दर्द नहीं है, आपके बॉडी का हर ऑर्गन लंबे समय बैठने से परेशान होता है। इसीलिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग। अब जो आपने बताया कि आपको रिमाइंडर्स लगाने के लिए मैंने बताया था, वो यही कारण है कि हम लोगों का अगर बायोमैकेनिकल प्रेशर स्पाइन पे अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जब हम लोग लंबा बैठते हैं तब ज़्यादा होता है कमर पे, उसे हमें अनवाइंड करना होता है। इसीलिए हम आपको नॉर्मली प्रिकॉशन के रूप में ये बोलते हैं कि एवरी 40 मिनट्स और 25 मिनट्स गेट अप फॉर अ मिनट, वॉक अराउंड एंड देन सिट बैक। प्रोफेशनल हज़ार्ड्स हैं, लॉन्ग सिटिंग को आप अवॉइड कर नहीं सकते हैं। आप अकाउंटेंट है, आप उसमें देखिए या बैंकर्स में देखिए, और इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, देर आर सर्टन प्लेसेस इन गुड प्लेस लाइक गुड कंपनीज जहां उन्होंने अपने वर्किंग का तरीका बदल दिया, जहां पे वो लोग अपने क्लाइंट्स को ये भी बोलते हैं या अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी बोलते हैं कि आप थोड़ा खड़े रह के भी काम किया करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए स्टैंडिंग डेस्क आ रही है। द रीजन बीइंग कि दे हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड लॉन्ग आवर्स इज नॉट गुड फॉर स्पाइन और इनफैक्ट द एंटायर बॉडी। इसलिए ये एक चीज़ का इनोवेशन हुआ है जहाँ पे देखा गया है कि खड़े रह के काम करने से कमर का दर्द काफ़ी कम होता है। तो बहुत लंबे पीरियड खड़े रहने से तकलीफें नहीं होंगी हमको? नॉर्मली नहीं होती हैं सर। जब सबसे कम प्रेशर स्पाइन पे जब हम चलते हैं तब होता है, उसके बाद में जब हम लोग खड़े रहते हैं तब होता है। ये सबसे कम पीरियड यानी मैकेनिकली टेस्टेड है कि जब अपने स्पाइन पे जो प्रेशर आने वाली जो परसेंटेज है वो सबसे कम होती है व्हेन यू आर वॉकिंग। अच्छा, कंपेयरिंग टू सिटिंग या। तो जैसे आपने मुझे एक्सरसाइजेज रिकमेंड की, आपने मुझे दवाइयाँ रिकमेंड की, आपने मुझे शुरू में मैं दिखाया था तो मैं बहुत तकलीफ में था। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन आपने जो वे ऑफ ट्रीटमेंट मुझे दिया और जो उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद आपने जो मुझे रिकमेंड किया सर्जरी नहीं करने के लिए और दवाइयों के भरोसे और एक्सरसाइज के लिए, तो क्या ये आप सबको रिकमेंड करते हैं? सर, यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल कोट करूँगा। एक आप हैं जिनका L45 और L5S1 2 जगह की गादी फटी हुई हैं जी, और एक आप ही के जैसे हैं, आपके एक कलीग हैं यूसुफ दौदी जी, उनको हमने ऑपरेट किया। अब ये क्या कारण है कि हमने आपको ऑपरेट नहीं किया और उन्हें हमने ऑपरेट किया? आपका L45 और L5S1 जो गादी फटी थी वो बीच से फटी थी, वो कोई नर्व पे प्रेशर नहीं क्रिएट कर रही थी, वो सिर्फ आप का कमर दर्द पैदा कर रही थी।
तो हमने आपको ऑपरेट नहीं किया क्योंकि हमें ऐसा लगा कमर दर्द के लिए ऑपरेशन करना उचित नहीं है। उसके लिए परहेज और प्रिकॉशन एक्सरसाइज ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। जो यूसुफ दाऊदी जी का जो मैं एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूँ, उनका L3-4 में नर्व दबा हुआ था, वो इतना पेन में आए थे कि हमको एंडोस्कोपी के लिए वो जो गादी फटी थी वो निकालना पड़ा। तो वो करना उनके केस में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो एक साइड में था, एक प्रिसाइज एक नर्व दब रही थी, उनको लेटे लेटे भी पैरों में बहुत दर्द आ रहा था, वॉशरूम जाना उनके लिए दिक्कत था। तो ये कारण था, उनको हमने ऑपरेट किया। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक कॉमन डर है लोगों में, इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में है, CA फ्रेटर्निटीज़ में है और भी दूसरे प्रोफेशनल्स में है जो बहुत लंबी सिटिंग करते हैं कि स्पाइन सर्जरी कराएंगे तो भाई लाइफ लॉन्ग फिर या तो बहुत हैवी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा या फिर हम लाइफ लॉन्ग बिस्तर पे ही आ जाएंगे, हम मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। पैरालिसिस जैसा डर है उनके मन में। सर, पैरालिसिस तो कभी होता नहीं है, पर जो आपने एक चीज़ बताई कि हमें लंबे समय तक ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मैं हमेशा हमारे मरीज़ों को बोलता हूँ कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक बार आपकी स्पाइन सर्जरी हो गई तो अब एटलीस्ट हमने वो सावधानी लेनी चाहिए जिस कारण से कमर दर्द बढ़ता है या जिस कारण से स्लिप डिस्क होता है। जैसे सामने झुक के वज़न उठाना, नीचे ज़मीन पे बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, बहुत लंबा ट्रैवल करना, बहुत लंबा बैठना, ये सब चीज़ों पे हमने ध्यान देना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान देते हैं तो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी आपने बोला बहुत लंबा ट्रैवल करना। हाँ सर, लंबा ट्रैवल करना यानी एक प्रकार का लंबा सिटिंग ही हो गया। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ तो भी सोने का ऑप्शन होता है, बट अगर आप कार में जा रहे हैं और अगर आपको यहाँ से मान के चलिए रायगढ़ जाना है तो इट्स लाइक अराउंड 4 आवर्स। तो 4 घंटे की जर्नी अगर आप बैठ के जाओगे तो कमर पे प्रेशर तो बढ़ेगा। तो उस केस में हम लोग मरीजों को ये बोलते हैं कि आप हर 35-40 किलोमीटर्स, तो थोड़ा छोटा स्पैन हो जाएगा, एटलीस्ट 60 किलोमीटर्स तक के एक ब्रेक लीजिए, वॉक अराउंड एंड देन सिट इन अ कार एंड गो अहेड। थोड़ा सा सेडान टाइप कार्स में तकलीफ ज़्यादा होती है और SUV टाइप कार्स जो फॉर्च्यूनर्स टाइप कार होती है उसमें तकलीफ कम होती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो नी है वो आपके हिप के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए जब हम बैठते हैं। ओह, इसलिए आपने मेरी गाड़ी चेंज करवाई? हाँ, मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप आपकी गाड़ी चेंज करिए, क्योंकि जब आप लंबे समय बैठते हैं और अगर आपका नी जॉइंट आपके हिप के ऊपर है तो जब आप उतर के जब खड़े होते हैं तो अब आपके कमर में प्रेशर ज़्यादा बनता है। ओके। तो अगर आपका घुटना आपके हिप से नीचे रहेगा तो आपको जब आप उठेंगे तो आपके कमर पे उतना प्रेशर नहीं आएगा। दीज आर ऑल बायोमैकेनिकली प्रूव्ड, इनकी लैबोरेटरिकल टेस्टिंग हो रखी है कि क्यों हमारे कमर में दर्द बनता है। और दर्द में जैसे मैं बहुत सालों से स्पोर्ट शूज़ कंटिन्यूस पहनता था, तो क्या मतलब जो ट्रीटमेंट्स या प्रिकॉशंस आप लेने बोल रहे हैं इसके बाद भी स्पोर्ट शूज़ पहनना कंपलसरी रहेगा या हम नॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं? सर, नॉर्मल शूज़ अगर आप पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड यू डोंट वॉक इन अ अब आपके जो स्टेप्स हैं वो ऊंच नीचे ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा कि जो आप लॉन्ग सिटिंग की हम लोग बात करते हैं, हाँ। मैं एक चीज़ और मेरे मरीजों को बोलता हूँ कि अगर हमें पता है कि आज हमें 8 घंटा बैठना है तो आप 4 लीटर पानी अपने साथ लेके बैठिए और पहला हाफ ऑफ द डे में आप लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी पी लीजिए और सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आप 2 से 2.5 लीटर पानी पी लीजिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप पानी ज़्यादा पीते हो तो आपको वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है। तो जब आप उठ रहे हो तो हमारे दोनों फ़ायदे हो जा रहे हैं कि हमारे को याद भी आ जा रहा है कि हमें लंबा बैठना नहीं है, बार बार बीच में उठना है, और पानी का मात्रा अच्छा लेने से हमारी बॉडी भी बरकरार अच्छी रहती है। ओके, ये एक अच्छा सुझाव दिया साहब। मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग परेशान हैं या जो बहुत लगातार बैठ के काम करते हैं उनको मैं ये वाटर का रिमाइंडर भी साथ में बोलूँगा कि अगर आप जिस समय आप रिमाइंडर लगा रहे हो थोड़ी देर उठने के लिए, आप 1-2 सिप पानी पी के उठो। वो हमेशा अच्छा है हमारे बॉडी के लिए। अगर हम उचित क्वांटिटी में पानी लेते हैं तो इट इज़ अ गुड पार्ट। प्रिकॉशनरी आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को जो बहुत लंबा बैठते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि दर्द 2-3 तरीके से किसी भी बॉडी में स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है। एक हुआ एक्सीडेंट्स, जो कहीं कोई बड़ा जर्क लग गया, जैसे मुझे तो शुरुआत जर्क से ही हुआ था। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको कोई सामान उठा लिया, कोई
टेढ़ा बैठ गया, कोई बहुत लंबा बैठ गया, और सब कहीं ना कहीं ये सब इस तरह के दर्द से परेशान है ही। और एक रीज़न मेरे को ये भी समझ में आ रहा है इन लोगों के बीच में कि इनकी ओबेसिटी, वेट बढ़ना भी एक बहुत तकलीफ की चीज़ें हैं। 100% सर, जैसे हमारा वेट बढ़ता है वो ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा है हमारे इंडिया में जी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया गरीब है पर इंडियंस कभी गरीब नहीं है, बिकॉज सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और ओबेसिटी इंडिया में ही पाई जाती है, और ये सब उन्हीं के पास है जिनके पास पैसा है। तो ये बोलना कि इंडियंस गरीब है ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और ओबेसिटी इंडिया में ही है जी। तो ओबेसिटी से हमारे कमर दर्द क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो चीज़ है वो आगे की तरफ सरकती है, और उससे पीछे के जो हमारे स्पाइनल को जो बोन्स है उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है। तो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन लें? सर, वेट रिडक्शन के लिए प्रॉपर एक परफॉर्मा फॉलो करें जी, बराबर उठें बीच बीच में रास्ते, हमेशा जब भी हम लॉन्ग सिटिंग के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम बार बार उठें, बीच में थोड़ा सा वॉक करें, तो उससे हमारे कमर का दर्द थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। अब सर मैंने एक चीज़ और भी देखी बहुत सारे लोगों के साथ भी और परिवारों में भी, कि अंदाज़ा नहीं बैठता कि कब हमको डॉक्टर को दिखाना है और कब नहीं दिखाना है। मतलब कब तक टॉलरेबल लिमिट में हम चल रहे हैं और कब हमको पता नहीं लेकिन हम ज़बरदस्ती झेल रहे हैं, उस तकलीफ को हम ज़बरदस्ती अपने साथ लेके चल रहे हैं। हम क्या करें? कब ऐसा कोई अलार्म होगा या कोई मैकेनिज्म होगा या कोई तरीका होगा जिससे मालूम पड़े कि नहीं अब तो डॉक्टर को यहाँ पर दिखाना है? सर, दिखा लेना चाहिए। मेरा एक बहुत क्लियर कट इसके अंदर मैसेज रहता है कि जिस समय जो दर्द आपको आपके ऑफिस में जाने से रोकता है, दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन टू गो टू अ सी एन डॉक्टर। हम एज एन ह्यूमन बींग्स, प्रिसाइजली इन मेल्स, फॉर देम द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑफिस और अर्निंग मनी। अगर कोई दर्द उसे इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो उसकी पहली प्रायोरिटी को अचीव नहीं कर पा रहा है, मीन्स ही शुड विजिट अ डॉक्टर। व्हेन इट कम्स टू स्पाइन, अगर हमें दो टैबलेट से ज़्यादा हफ्ते में खाने की ज़रूरत पड़ रही है दर्द के लिए, अगर हमारे पैरों में भी अगर दर्द बना रह रहा है जब हम आराम कर रहे हैं, अगर हम लंबा नहीं चल पा रहे हैं, अगर हमारे पेशाब की कंट्रोल हमारे से ऐसा लग रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू विजिट अ डॉक्टर एंड गेट अ प्रॉपर कंसल्टेशन। प्रिसाइजली जब हम रायपुर जैसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स की भी ना कमी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना टेक्नोलॉजी की कमी है, तो हमने डॉक्टर्स के पास विजिट करके हमारा प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ क्वेश्चंस मेरे और हैं आपसे जानने के लिए। जैसे आप, मैं समझता हूँ 15 साल के आसपास हो गया आपको काम करते हुए? सर, पढ़ाई के साथ मिलाओगे तो 15 साल हो गए, वैसे रायपुर में 12 साल हो गए। तो 12 साल से जब आप यहाँ काम कर रहे हो, आप यहाँ भी कर रहे हो, आप बहुत दूसरे शहरों में भी जाके ऑपरेट करते हो या दूसरे लोगों को भी कंसल्टेंसी देते हो, तो आपको ऐसा कौन सा बहुत चैलेंजिंग केस मिला अपनी लाइफ में अभी तक में, जिसको करके आपको मज़ा भी आया और सुकून भी मिला कि यार ये मैंने बहुत अच्छा काम किया? सर, मेरे लाइफ में आज तक एक ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग केस था, जो मैंने एक 3 साल 7 महीने की लड़की का ऑपरेशन किया था, जहां उसकी स्पाइन पूरी क्रूकेट थी और 3 जगह से क्रूक थी। तो भगवान ने उनकी शरीर की रचना इस प्रकार की थी कि स्पाइन स्टेबल नहीं था, यानी एक शोल्डर नीचे था, एक शोल्डर ऊपर था। हम लोग मेडिकली इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। नॉर्मली हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग स्कोलियोसिस 7 साल 8 साल की एज से ऑपरेशन करते हैं, पर यह बच्ची की रीढ़ की हड्डी इतनी आड़ी थी कि उसको चलते चलते वो गिर जाती थी, तो हम उनकी नस दब रही थी, इसलिए हमको उनका ऑपरेशन करना पड़ा। वो मेरे लाइफ का सबसे छोटा एज का एक पेशेंट था जिन्हें मैंने ऑपरेट किया था, और काफ़ी डरते डरते ऑपरेट किया था, क्योंकि बच्ची जो थी वो फीमेल थी, उनके माता पिता बहुत अच्छी पोजीशन पे है हमारा इंडिया में, रायपुर में गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है वो। अब ऐसे हाई प्रोफाइल पेशेंट, डॉटर 3 years 7 years 7 months, ऐसे पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए हम लोग भी थोड़े से सॉर्ट ऑफ अंदर से वो रहते हैं, नर्वस रहते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि फिर हमारे लिए ही एक ज़िंदगी भर का टेंशन हो जाता है जी। और लोग को ये लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए हैं, ऑपरेशन कराएं, अब ये डॉक्टर की जवाबदारी है कि वो अच्छा हो जाना चाहिए, पर वो हमेशा होता नहीं है ऐसा। तो उस केस के लिए मैं थोड़ा नर्वस था, पर विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब चीज़ अच्छी है, और वो बच्ची अभी लगभग 12 साल की हो गई है, वो बीच बीच में आके मिलती भी है। मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाला था कि अभी वो बच्ची कैसी है?
नहीं, वो 12 साल की हो गई है सर। और एक स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट में हमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि हमें उसकी जब तक बोन्स मैच्योर नहीं होती है, सालाना एक बार उनका एक्सरे करके देखना रहता है। और ये बोन्स मैच्योरिटी का क्या मतलब क्या टाइम पीरियड है या कब होती होगी? नॉर्मली फीमेल्स में वी से 16 to 18 ईयर्स, मतलब अभी उसको 5-6 साल आपके पास हमें और आना चाहिए। और उनका हमने एक और जैसे स्क्रू निकालना, जो हमने रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए स्क्रू डाला है जी, वो उन्हें बताया है कि आपको एक सर्टेन लेवल बाद जब भी वो स्क्रू चुभने लगेगा हमें वो निकालना पड़ेगा, या जब बच्ची बोलें कि अभी आई एम कंफर्टेबल तो अपन उसको निकाल लेंगे। तो निकाल के क्या दूसरा स्क्रू डालना पड़ेगा? नहीं सर, वो रीढ़ की हड्डी जुड़ जाती है तो बस उसका काम जो था वो विदिन 3 months हो गया जी। अब उसका कोई ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो जैसे हमारे शरीर में बाकी हड्डियां बहुत बड़ी बड़ी या लंबी लंबी हैं, उसमें कोई स्क्रू मतलब कोई टूटती है, हम प्लेट लगाते हैं, स्क्रू लगा देते हैं, वो जुड़ जाती हैं, बाद में उस स्क्रू का और प्लेट का काम खत्म हो जाता है तो लोग निकलवा भी लेते हैं जी, है ना। लेकिन रीढ़ की हड्डियां बहुत छोटे छोटे पीसेस में हैं। हाँ जी, तो ये भी ऐसे हो जाती है, ठीक जैसा आप बता रहे हैं कि ये सर एक्चुअली हम लोगों का हड्डी छोटा जरूर होता है बट वो चौड़ा भी होता है। हमारा जो स्क्रू डलता है वो काफी हद तक अंदर हड्डी के अंदर तक जाता है। ये एक बहुत टेक्निकल टर्म है सर, वो जब तक मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा आप उसको नहीं समझ पाएंगे। बहुत टेक्निकल है बेसिकली। हमारी बायोमैकेनिकल टेस्टिंग ये भी बोलती है कि एक स्क्रू जो होता है उसके ऊपर एक एलिफेंट खड़ा हो सकता है, वो इतना स्ट्रांग होता है। ऑन टॉप ऑफ इट वो जो पदार्थ से बनता है वो टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम की क्वालिटी ये रहती है कि वो बहुत लाइट वेट रहता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ टाइटेनियम इज कि इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम वो पेशेंट का MRI भी करा सकते हैं। MRI में जो हमारे एक सुनते हैं कि लोहा चिपक मेटल नहीं होना चाहिए, तो टाइटेनियम से उससे कोई आर्टिफैक्ट डेवलप नहीं होता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। मतलब मैं तो हमेशा से MRI से यही समझता था कि सारी मेटल की चीज़ें जो बॉडी में डली हुई हैं वो डेंजरस हैं, उन व्यक्तियों का MRI हो ही नहीं सकता। सर अभी कभी कभार ऐसा होता है किसी पेशेंट का हिप जॉइंट रिप्लेस हो रखा है या पेसमेकर डला हुआ है, ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं MRI कराने के लिए। बाकी इसके अलावा सारे पेशेंट्स का आप एकदम अच्छे से MRI कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे कोई आपके पास आएगा तो आप प्रिलिमिनरीली उसको कैसा देखते हो? मतलब आप उसको खड़े खड़े अंदाजा लगाते हो, आप उसको डायग्नोस कैसे करते हो? सर काफ़ी कुछ चीज़ तो जब पेशेंट चल के आपके चैम्बर में आता है उससे काफ़ी कुछ चीज़ें तो एहसास हो जाती है कि इसे ये प्रॉब्लम है। और कुछ चीज़ें हम लोगों को हिस्ट्री टेकिंग लेनी रहती है, जहाँ हम लोग पेशेंट से लगभग 15 से 20 मिनट उसका पूरा पास्ट जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग 10 से 15 मिनट उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास काफ़ी कुछ एक आइडिया आ जाती है कि पेशेंट को तकलीफ़ क्या है, क्या देने से उसको आराम मिलेगा और कितना आराम मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज को 100% आराम मिले। मैं मेरे हर मरीज को ये समझाता हूँ कि जैसे जिनका ऑपरेशन भी होता है वो उम्मीद ये लेके आते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, अब मेरी ज़िंदगी एकदम बढ़िया हो गई है, अब मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं मेरे मरीज़ों को हमेशा ये समझाता हूँ कि आपकी शरीर की रचना भगवान ने की है, बाय एंड लार्ज बीमारी भी भगवान ने ही दी है। तो जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो ही गारंटी नहीं दे रहा है। तो हम तो रिपेयरिंग वाले हैं जी, तो हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? एक ये चीज़ हम लोग पेशेंट को समझाते हैं। सेकेंडली जो उनकी उम्मीद रहती है कि अब आप ऑपरेशन हो गया है तो अब हमें ज़िंदगी भर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार दांतों का डॉक्टर दांतों का कीड़ा निकालने के बाद कुछ परहेज समझाता है और वो ये चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि जिस दांत का डॉक्टर जिसका कीड़ा निकाला है अब दूसरे दांत में कीड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार हमारे स्पाइन की जो रीढ़ की हड्डियां होती है, जैसे अब आपकी L4-5 5S1 खराब है जी, अगर खुदा ना खास्ता मैं उसका ऑपरेशन करता तो ये कोई गारंटी नहीं रहती कि मुझे L4-5 5S1 का वापस ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब भविष्य में दोबारा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अच्छा। प्लस L4-5 5S1 तो हो गया, अभी हमारे रीढ़ की हड्डियां तो और भी ऊपर स्टैग हो रही है। हो सकता है आपको फ्यूचर में L3-4 की तकलीफ हो सकता है आपको L2-3 की तकलीफ हो। तो ये भी हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है। समझाने पे पेशेंट समझता ज़रूर है पर उनके दिल और दिमाग में हमेशा एक ये रहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ही क्यों हो रहा है। हाँ भाई, ये तो लगता है कि मुझे क्यों। जब जैसे मेरा केस एक्सीडेंट वाला था तो मुझे समझ में आता है कि चलो मेरे तो एक्सीडेंट का केस था, मुझे हो गया, ये
अनफोर्सीन था, एक्सीडेंट है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अरे यार मैं तो अच्छा खासा हेल्दी हूँ, दुबला पतला हूँ, मेरा वजन भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मुझे स्पाइन की दिक्कत हो गई, मुझे कमर दुखता है, मुझे लगातार तकलीफ होती है। सर बाय एंड लार्ज अपने इंडिया में जो बहुत ज़्यादा कारण स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली लॉन्ग सिटिंग है। मेरा एक्सपीरियंस ये देखा है कि मैंने फीमेल्स को ज़्यादा ऑपरेट किया है मेल्स के कंपैरिजन में। उसका रीज़न मैं जो समझता हूँ कि हमारे इंडिया में ज़मीन पे बैठने वाली सारी हरकतें होती है। खाना बनाने के लिए ज़मीन पे बैठना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू करना, और बाय एंड लार्ज भगवान की पूजा करना। और जब भी हमारे से सीनियर व्यक्ति मिलता है हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये सब चीज़ों से हमारे कमर में प्रेशर ज़्यादा आता है, और शायद यही कारण है हमारे इंडिया में फ़ीमेल्स को ज़्यादा तकलीफ़ पाई गई है। और इसका उपाय सिर्फ सिंपल है, अगर आप इंडियन टॉयलेट को ना यूज़ करते हुए वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर लें। आपका जो किचन है उसका जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे ज़मीन पे ना करके एक प्लेटफॉर्म लेवल पे बना लें। हैवी वाली जो वस्तुएं होती है जो हमें नीचे रखते हैं हम नॉर्मली, एक हर घर की आदत होती है कि हैवी वाला आटे का डब्बा या ऑयल का डब्बा जो है वो जब प्लेटफॉर्म के नीचे रखते हैं, उसको एक सर्टन हाइट पे रख लें जहाँ हमें उठाना ना पड़े। छोटे छोटे चेंजेस हैं, पर अगर आप ओवरऑल ये सब चेंजेस करके मान के चलिए हमें 1% भी बेनिफिट मिल रहा है और हमें 35 साल की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो एक बहुत सब्सटेंशियल परसेंटेज बन जाएगा और काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल कि आप से मिलके मुझे ये समझ में आया कि आप नॉलेजेबल भी हैं, और मैं समझता हूँ कि आप ऑलमोस्ट सारी तरह की स्पाइन से रिलेटेड सर्जरी आप यहाँ रायपुर शहर में ही कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्या किसी भी तरह की सर्जरी के लिए रायपुर छोड़ के बाहर जाना उचित है? सर ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत सब्जेक्टिव है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मेरे भी बहुत पेशेंट्स रहते हैं जो मुझे दिखाते हैं, मैं जैसे ऑपरेशन बोलता हूँ वो बॉम्बे भाग जाते हैं, हैदराबाद भाग जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। इनिशियल ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस आई यूज़ टू गेट नर्वस कि मैं चेन्नई से FNB स्पाइन सर्जरी जो कि बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स है वो पढ़ के आया हूँ, साउथ कोरिया जर्मनी से भी पढ़ा हूँ। क्या मैं वो सर्जरी ऐसा क्या हो रहा है जो दूसरे शहर में, बड़े शहरों में हो रहा है, जो हम लोग रायपुर में क्यों नहीं हो रहा है जी। देन लेटर ऑन एज यू ग्रो ओल्ड यू गेट मैच्योर। मुझे समझा कि इट इज़ नॉट ओनली द सर्जिकल स्किल्स, इट इज़ इवन द सेटिस्फैक्शन। अगर पेशेंट को रायपुर में ऑपरेशन करा के सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और वही सेटिस्फैक्शन उसको मान के चलिए बॉम्बे, हैदराबाद और दिल्ली किधर भी हो, तो वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्किल्स ही अच्छी होनी है। मैंने एक ऐड देखी थी जहाँ पे एक ही चाय अलग अलग जगह पे सर्व की गई थी अलग अलग कंपनी के साथ। एक को अपने पिताजी के साथ दी गई, एक को अपने दोस्तों के साथ दी गई, और सब ने उस चाय का अलग अलग टेस्ट बताया। तो इट वॉज बेसिकली द सेटिस्फैक्शन, हाउ डू यू परसीव इट इन दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर। मैं एक कॉम्बीफ्लाम की दवाई दे रहा हूँ, वही दवाई कोई मेट्रो सिटी का डॉक्टर उसका ब्रांड नेम चेंज करके आपको दिया जा रहा है, वो आपको सुहा जा रही है और मेरी दवाई आपको सुहा नहीं जा रही। ये शायद वो एम्बियंस का फर्क है। इट इज़ नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ द डॉक्टर। सो अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पेशेंट विच मैटर्स। बट अगर आप इस प्रकार से देखेंगे क्या हमारा रायपुर शहर कोई चीज़ से कमी है, तो when it comes to infrastructure, when it comes to technology, when it comes to service, and now the most important part is the skills of a doctor, in nowhere our Raipur is standing low than any of the metro cities. In fact मैं आपको बताता हूँ कि मैं जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाके सीख के आया हूँ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे होते हैं। हमारे रायपुर में रियल एस्टेट का रेट उतना ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू द मेट्रो सिटीज़, तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है, रूम साइज़ ज़्यादा अच्छी है, ऑपरेशन स्टेटस ज़्यादा अच्छे हैं, और बाय एंड लार्ज विद ग्रेस ऑफ गॉड रायपुर शहर को भगवान जी ने बहुत पैसा दिया है। तो यहाँ की जो मशीनरीज़ हैं वो कहीं पे भी लो एंड नहीं है, सब टॉप एंड है। सो हम लोग कहीं पे भी कम नहीं है जहाँ हम लोग सर्जरीज़ के लिए किसी भी पेशेंट को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़े। मतलब अगर मैं बात करूँ कि स्किल की या इक्विपमेंट्स की या फैसिलिटीज़ की, ये तीनों चीज़ों में आपका हॉस्पिटल और रायपुर शहर के बाकी दूसरे हॉस्पिटल्स भी काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं। 100% सर। इट्स समथिंग लाइक कि यू गेट द सेम एप्पल फोन इन अमेरिका एंड द सेम एप्पल फोन प्रोबेबली इन द स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़।
ओके। सो मेरे पास जो एंडोस्कोप है वो भी एक रीवो कंपनी है जर्मनी की जी, और जो मेरे दोस्त लोग दुबई वगैरह में हैं उनके पास भी वही एंडोस्कोप है। तो टेक्नोलॉजी वाइज हम कहीं कोई कम नहीं है। पेशेंट, अब अगर आप नंबर ऑफ पेशेंट्स, हम लोग सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कभी कभार कि बड़े सिटी में जाओगे तो बड़ा ऑपरेशन बहुत, उसको तो बार बार वो सर्जरी करने की आदत है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम होंगे। सर मेरा मानना ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि छोटी सिटीज़ में कोई पर्टिकुलर डॉक्टर इतनी ज़्यादा सर्जरीज करता है कि कहीं मेट्रो सिटीज़ में भी उतना वॉल्यूम नहीं हो रहा। हम लोग रायपुर में बैठे ज़रूर हैं, हमारे पास पेशेंट्स का जो क्लाइंट है वो थोड़ा बहुत आयुष्मान बेस्ड भी है जी। जब हम लोग हमारी एनुअल मीट के लिए कहीं दूसरी सिटी जाते हैं जहाँ मेरे एज के बहुत सारे डॉक्टर्स मिलते हैं जी, और कभी कभार ऐसी चर्चा निकलता है तो कितना महीने में स्पाइन करता है जी, तो लोग उसको ये नहीं समझें कि हम लोग भी हमको एक कट ऑफ दिया गया है या टारगेट दिया गया है, एक तरीका होता है एक दूसरे को जज करने का। हाँ। तो जब मैं अपने मेरी दोस्तों को बताता हूँ कि यार वी नॉर्मली डू अराउंड 40 to 45 सर्जरीज पर मंथ, तो फॉर देम ये बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। ये बात ज़रूर है कि हम लोग उतना सर्जिकल फीस चार्ज नहीं कर पाते जो मेरे दोस्त लोग वहाँ कर पा रहे हैं, बट जो हमारा एक कंसेप्ट है कि जो डॉक्टर ज़्यादा वो सर्जरी करेगा उससे कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, तो हम लोग तो उनसे ज़्यादा सर्जरीज कर रहे हैं। हाँ, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जो जिस चीज़ में करते करते ज़्यादा प्रिसीजन ले चुका है, उसके काम में गलतियाँ कम होगी। हाँ, तो अभी सर वही मैं बोल रहा हूँ, मैं रायपुर में बैठा हूँ, जब मैं नया दिल्ली से, चेन्नई से उठ के रायपुर आया था, मेरे जैसे मैं यहाँ सर्जरी बोलता था वो लोग बॉम्बे भाग जाते थे। तो मैं अपने आप को यही सोचता था, एन FNB डॉक्टर पास्ड आउट फ्रॉम चेन्नई, ट्रेंड इवन इन जर्मनी, इन कोरिया, सिटिंग इन रायपुर जस्ट बिकॉज ही इज इन रायपुर, ही इज डोंकी। And my junior, who is 4 years, 5 years junior, sitting in Bombay, sitting in a big infrastructure with a tag on his name, is on horse. But gradually sir, हम लोग देख रहे हैं कि जो मैं महीने में पहले 6-7 सर्जरी करता था जी, अब 40 to 45 सर्जरीज हो गई है। So it is definitely the trust factor which has come up. One, mouth to mouth publicity होती है, तो ये शायद, और ऐसा भी होता होगा सर कि जो बॉम्बे का जो पेशेंट है वो विदेश जाके सर्जरी कराता होगा, हर कोई बॉम्बे में भी नहीं कराते होंगे। सो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट वन थिंग वेरी श्योर कि हमारा रायपुर शहर कोई भी तरीके से, वेदर इट इज़ द स्किल ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टेक्नोलॉजी, वी आर नो मोर लेस देन एनी ऑफ द मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। आपको कोई मिलना चाहे कंसल्टेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए तो कैसे अप्रोच करे आपको? सर गूगल भगवान है, दे जस्ट हैव टू सर्च ऑन गूगल, देयर आर मेनी नंबर्स गिवन ऑन द गूगल, दे कैन जस्ट कॉल अप एंड द रिसेप्शनिस्ट विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच, आपने तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसमें आप दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो आपसे चलिए टच में हूँ, मैं आपसे ट्रीटमेंट भी कराया हूँ, आपसे टच में भी हूँ, और मैं जब चाहता हूँ तब आपसे फ़ोन पे बात करके मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच के डरते होंगे कि हम किसके पास जाएं। तो ये आपका नंबर या आपकी अवेलेबिलिटी जब उनको मिलेगी तो ये भी बहुत कंफर्टेबली आपके पास आ सकेंगे और बहुत अच्छे से, जैसा मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे इसलिए जानता हूँ कि मैं आपसे ट्रीटमेंट के लिए मिला, आपने मेरा ट्रीटमेंट किया, और अभी जिस कंडीशन में मैं जी रहा हूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। मतलब एटलीस्ट स्पाइन सर्जरी ये तो नहीं करानी पड़ी, और स्पाइन की जो दर्द है या तकलीफ़ है उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। तो बाकी लोगों को भी जिनको ये डर है कि पता नहीं मेरा स्पाइन सर्जरी होगा या नहीं होगा, तो आपने दोनों एग्जांपल कोट किए, एक मेरा भी किया और एक यूसुफ भाई का भी किया कि उनका कराना पड़ा, वो किस कंडीशन में कराना पड़ा, मेरा नहीं कराना पड़ा, वो क्यों नहीं कराना पड़ा। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, और उनको ज़िंदगी में आप बहुत आराम भी दे सकोगे। I would like to end this discussion saying that कि if we follow 2 P's, one is precaution and one is physiotherapy जी। फिजियोथेरेपी एक प्रकार का एक्सरसाइज का ही बहुत बड़ा डोमेन है जी। अगर हम 2 ये चीज़ कराते हैं तो जो कमर दर्द वाला व्यक्ति है एटलीस्ट उसको तो राहत मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना समय दिया।